डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं खेती किसानी से संबंधित, जिससे कि आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आपके लिए खेती किसानी करना ज़्यादा आसान हो पाए। अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम कौन से दो महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं, आइए उसके बारे में जानकारी ले लें। आज जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं वो है अनार की मुख्य समस्याओं का समाधान, और उसके साथ ही बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। और अगर हमारे दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, जो कि है 1800-113060, 1800-113061। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख सकते हैं 8800-520-717। इस पर भी सीधे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तो 3 विकल्प हमने आपको दिए हैं, टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप आसानी से चुन सकते हैं और अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। विशेषज्ञ जो है वो आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मीना। तो डॉक्टर मीना, आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले मोटे अनाज की खेती के बारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी, और आपसे हम अनार में कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं आ सकती हैं, क्या उनका समाधान हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आइए फिर अपने कार्यक्रम में जो है वो आज चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर मीना के साथ। डॉक्टर मीना, मोटे अनाज की खेती के बारे में आज हम जानकारियां हासिल करने वाले हैं, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है और जो हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में मोटे अनाज की खेती का स्तर जो है वो क्या है, क्या कैसी स्थिति है हमारे देश में, और कितने एरिया के अंदर जो है वो मोटे अनाज की खेती की जाती है? जी, देखिए, मोटे अनाज महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और मोटे अनाजों को हम लोग मदर ऑफ ग्रेन्स कहते हैं, यानी कि जो और दूसरे हमारे जो अनाज हैं उनके जन्म भी कह सकते हैं। और इनको सिरन्न भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले जो अनाज हमने खाए हैं हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों में, तो वो उनमें मोटे अनाज महत्वपूर्ण थे। आज तो हम लोग गेहूँ, धान ये सब खा रहे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जब हमने खाए शुरू में, तो यही अन्न है जिनको मानव ने खाए हैं शुरू में, इसलिए इनको सिरन्न भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला मोटे अनाजों का देश है, और जो कि विश्व में 38% यानी कि 38% जो खेती होती है, प्रोडक्शन होता है, वो हमारे भारत देश में होता है। जी। वैसे तो बहुत सारा भूभाग है वर्ल्ड का, जैसे अफ्रीका भी है और एशियन कंट्रीज भी हैं, लेकिन भारत देश में इनकी खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है और भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। विशेष करके जो हमारे जो दक्षिण भारत में जो राज्य हैं, या मध्य भारत में जो राज्य हैं, या पश्चिम में है, या पूर्वी भारत में जो राज्य है, इनमें इनकी खेती बहुत हाई लेवल पे की जाती है। और इनका जो प्रोडक्शन है, 2023 की बात करूं तो इनका प्रोडक्शन लगभग 17 बिलियन टन हमारे देश में पैदा हुआ है, जो कि 38% है पूरे वर्ल्ड का। तो सबसे प्रोडक्शन हमारे यहाँ भारत देश में होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी खेती करने के लिए हमें कोई ज़्यादा इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इनकी जो खेती हम करते हैं तो हमें हमारी भूमि में ज़्यादा कोई पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना कोई ज़्यादा हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ना कोई दूसरे और भी इनपुट है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो कम लागत में ज़्यादा हम पैदा कर सकते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक आहार हमारे लिए हो सकते हैं। कि जैसा आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर मोटे अनाजों का सेवन कर रहा है तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ
नहीं होती हैं। बिल्कुल। और इसे ग्लूटेन फ्री भी कह सकते हैं, जैसे जी। आजकल ग्लूटेन से भी बहुत लोगों को हेल्थ से संबंधित जो है वो दिक्कत हो जाती है, तो अगर हम इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो उससे भी थोड़ी निजात हमें मिल सकती है। बिल्कुल, तो इसके बारे में आगे भी डॉक्टर मीना आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं विषय के संबंध में ये खास रिपोर्ट। मोटे अनाज, जिन्हें श्री अन्न भी कहते हैं, ये ऐसे पोषक अनाज फसलें हैं जो कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती हैं। भारत के कई राज्यों में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें सिर्फ हमारे लिए ही लाभकारी नहीं हैं, बल्कि पशुपालन के लिए भी खासा स्थान रखती हैं। इसलिए मोटे अनाज की खेती कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं, जो कि खरीफ की फसलें हैं, लेकिन कई स्थानों में इनकी खरीफ, रबी दोनों की उपज ली जाती है। खरीफ रबी फसलों के जारी दूसरे अग्रिम अनुमान की माने तो श्री अन्न खरीफ सीजन का उत्पादन 523.15 लाख मीट्रिक टन और श्री अन्न रबी सीजन का उत्पादन 205.46 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वहीं खरीफ की उपज लेने के लिए बुआई से पहले खेत में एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल किया जाता है, जिससे खेत में पानी न रुक सके। इसलिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। बुआई के 15 दिन पहले 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। अच्छी पैदावार के लिए बुआई कतारों में करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। कीट व रोग लगने की दशा में विशेषज्ञ से सलाह लें। तो अभी हमने यहाँ पर देखी एक विशेष रिपोर्ट मोटे अनाज की खेती से संबंधित, और इसके विषय में और भी ज़्यादा हम जानकारियाँ हासिल करेंगे। अब आइए चलते हैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी के पास। डॉक्टर ज्योत्सना, आपसे सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि हमारे देश में अनार का उत्पादन जो है वो कितने क्षेत्र में होता है? कौन कौन से हमारे देश के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अनार का उत्पादन किया जाता है? तो आज अनार हमारे देश में बहुत सारी जगह लगने लगा है, और हम लोग का जो एरिया है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 2.8 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच चुका है। और जो लगाया जाता है, सबसे ज्यादा एरिया जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एरिया है, फिर उसके बाद गुजरात है, गुजरात के बाद अपना कर्नाटका है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान है, कुल्लू एरिया, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एरिया में भी लगाया जाता है यह अनार। तो ये मेन एरियाज हैं जहां पे अनार का उत्पादन किया जाता है। हेलो, है वो अनार का उत्पादन किया जाता है, और अनार से संबंधित और भी आपसे ज़रूर आगे जानकारियां हासिल करेंगे कि इस मौसम में, या कहें कि इस वक्त अनार के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, क्या किसी तरीके के कोई रोग हैं या कीट हैं जिनको देखा जा सकता है, और किसान जो है वो उन समस्याओं का समाधान कैसे पा सकते हैं। इनके बारे में आगे आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं विषय से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में अनार की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में की जाती है। इसका पौधा 3 से 4 साल में पेड़ बन जाता है और फल देना शुरू कर देता है। अनार की खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकासी वाली और रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। बेहतर पैदावार के लिए अनार की उन्नत किस्मों का चुनाव किया जाता है। इसकी बाग तैयार करने के लिए कलम लगाकर, गूटी लगाकर या पौधारोपण के जरिए कर सकते हैं। अनार के पौधों को लगाने का सही समय अगस्त से सितंबर या फरवरी से मार्च के बीच का होता है। पौधा लगाते समय 5 से 6 मीटर की दूरी रखें। अनार में सिंचाई मई माह से शुरू कर देनी चाहिए।
साथ ही किसान मॉनसून आने तक सिंचाई जारी रखें। वहीं बारिश के मौसम के बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। हालांकि अनार के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी होती है। वहीं रोगों की बात करें तो अनार में सर्कोस्पोरा फल धब्बा रोग से काफी नुकसान होता है। इस रोग में फलों का आकार अनियमित होकर काले धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। रोग की शुरुआती अवस्था में मैंकोजेब दवा के घोल का छिड़काव करें। साथ ही पत्ती झुलसा की रोकथाम के लिए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों व शाखाओं को नष्ट करें और बोर्डो मिश्रण 1% का छिड़काव करें। दवा का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तो अभी आपने अनार पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में, और साथ ही ये भी जान समझ रहे हैं कि अगर आपके अनार की फसल है और अगर उसमें किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल है, कोई हिचक है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800-113-060 और 61। ये है हमारे टोल फ्री नंबर्स। 8800-520-717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं आसानी से और हमसे, हमारे विशेषज्ञों से सीधे संपर्क साध सकते हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज में कौन कौन सी ऐसी श्रेणी है जो आती हैं, क्या बताएंगे? जी देखिए, हमारे देश में लगभग 8-9 प्रकार के मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है ज्वार, उसके बाद बाजरा है, रागी है, सांवा है, कुटकी है और चीना है। काफ़ी ऐसे मतलब मोटे अनाज हैं जिनकी खेती हमारे देश में की जाती है, विभिन्न भागों में की जाती है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जो ज्वार है उसको तो हम लोग द किंग ऑफ मिलेट्स बोलते हैं, यानी कि जो जितने मोटे अनाज हैं इनका राजा कहलाता है ज्वार। और ज्वार में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर मात्रा में इसकी अवेलेबिलिटी है। तो कई लोगों को जैसे समस्या होती है जी, उनको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, तो ज्वार की अगर चपाती बना खाएंगे तो उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बात है कि बाजरा जो है, बाजरा हमारे देश में लगभग बहुत सारे एरिया में होता है, जो कि खरीफ के मौसम में बोया जाता है। विशेष करके जो राजस्थान का एरिया है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कुछ पार्ट हमारा कर्नाटका का है। गुजरात में भी बहुत ज़्यादा बाजरा होता है, आंध्र प्रदेश में भी बाजरा होता है। तो ये बहुत सारी बेल्ट हैं बाजरे की जहाँ इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि बाजरे में बहुत सारे मिनरल होते हैं, फाइबर होते हैं और विशेष करके आयरन होता है, उसमें जो लोहा होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा। तो ये जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है उसके लिए जो लोहा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो खून है उसमें होता है हीमोग्लोबिन, तो उसके लिए आयरन की मात्रा की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो बाजरे की चपाती अगर खाएंगे आप तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, आपके अंदर खून की कमी नहीं आएगी। ऐसे ही बहुत सारे आपके जैसे रागी है, रागी का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज करते हैं लोग, और आपका ये रागी है इसका तो मेडिसिनल यूज़ होता है। ये साथ साथ क्या है कि ये बहुत ही पौष्टिक आहार भी कहलाता है, क्योंकि इन सब में मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा और विशेष करके विटामिन्स बहुत होती हैं, फाइबर्स, ये फाइबर्स के नेचर के होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। तो इनका जो खाना बनता है, उनको खाने को हम सुपर फूड बोलते हैं। जो मोटे अनाज से खाना तैयार किया जाता है आजकल उसको मार्केट में सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि साल 2023 को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया था, और उसका विशेष जो ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर करें कि मिलेट्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये मिलेट्स की खेती को मतलब ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमने भारत में नहीं पूरे विश्व में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय वो साल बनाई थी 2023 को। जैसे क्या है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा हमने काम किया है और इसमें काफ़ी एरिया बढ़ा है और इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भारत देश का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला मोटे अनाज वाला कंट्री है, जो कि 38% के साथ 38% के बराबर ये पूरे वर्ल्ड में ये अनाज पैदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश मिलेट्स के लिए बहुत जाना माना देश है और पूरे विश्व में विख्यात है। बिल्कुल। हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल है। हेलो 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 नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जो हमारा मोटा अनाज होता है
तो इसको हमको किस मिट्टी में बोना चाहिए? हल्की मिट्टी होती, भारी मिट्टी होती, चिकनी होती है, और दूसरी चीज जो है जहाँ पर असिंचित एरिया होती है उसमें इसका लाभ कितना मिलेगा? और दूसरी जो हमारा अनार होता है इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे जो मेरा खूबसूरत अनार हो, देखने में इसमें रंग हो, मिठास हो, और तो हमारे जो मेहमान है वो भी देखें तो वो भी इसके बारे में थोड़ा उनका लगाव बढ़े। बिल्कुल। तो ज्योत्सना जी, पहले आपके पास आते हैं, अनार से संबंधित जानना चाहेंगे कि अनार का अगर हमें चाहिए हो कि भाई उसका वो रसीला भी हो, देखने में सुंदर भी हो, अंदर से लाल दाने भी हो, तो किस तरीके का अनार होना चाहिए? क्या कोई ऐसी किस्म है जिसका चयन कर सकते हैं? बाराबंकी से हमें हमारे कॉलर ने पूछा। जी, अनार में आज जो सबसे ज्यादा जानी पहचानी वैरायटी है भगवा वैरायटी। तो ये भगवा वैरायटी का साइज भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, अंदर से दाने भी लाल हैं और जूस भी है। इसी तरीके से अभी शरद किंग करके नाम वैरायटी आई है, पर उसमें सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अभी उसको पूरी तरीके से लगाने का हम लोग इसलिए नहीं बोलते कि उसका सारी जगह अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है और कुछ लोग उसके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। इसी तरह से एक और वैरायटी है सोलापुर लाल। तो सोलापुर लाल जो वैरायटी है वो हमारे अनार अनुसंधान केंद्र से ही निकली है। वो बहुत ही लाल है, सब कुछ है, पर उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है। साइज मतलब बड़ा 300 ग्राम तक कर सकते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स उसमें फल जो है बहुत ज्यादा लगते हैं तो लोग सारे के सारे ले लेते हैं। अगर उसको जो फल है उसके नंबर हम कम कर दें तो आपको उसको साइज 300 ग्राम तक भी मिल जाता है। तो ये 3 वेराइटीज हैं जो अभी सारी जगह चल रही हैं और इनका जो सबसे ज्यादा एरिया हम बोलेंगे 80% एरिया जो है भगवा वैरायटी के अंदर है और यही एक्सपोर्ट में भी ज्यादा जा रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नंदस्वरूप मिश्रा जी, जो आपका दूसरा प्रश्न था डॉक्टर मीना से, उसे हम शामिल करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और साथ ही ये भी जान रहे हैं कि अगर आपकी अनार की फसल में किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो कैसे आप उसका समाधान पा सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनके 2 प्रश्न थे। आइए उनका जो दूसरा प्रश्न है उसका जवाब हम लेने। डॉक्टर मीना जी बताएं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार की भूमि चाहिए और कितना इनपुट चाहिए। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोटे अनाज की खेती करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, और बहुत ही हल्की मिट्टी में, हल्की जो दोमट मिट्टी होती है उसमें इनकी खेती की जा सकती है। और जो सोइल का जो पीएच मान होता है वो करीब 5.5 से लेके 7.5 तक आराम से की जा सकती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मोटे अनाज होते हैं वो खरीफ के मौसम में बोए जाते हैं, जो कि वर्षा आधारित होते हैं। और जो लाइट मिट्टी होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पर इनकी खेती की जा सकती है। जैसे बाजरा है, आप बाजरे को सैंडी सॉइल में बो सकते हो और हल्की दोमट मिट्टी में बो सकते हो, और जिसका बहुत ज़्यादा पोषक तत्व में ज़्यादा उसमें नहीं है, रिच नहीं है, उसमें भी बाजरे की खेती की जा सकती है। और जो ज्वार है उसको भी किया जा सकता है आराम से, लेकिन थोड़ा ज्वार में क्या होता है कि उसमें थोड़ी पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर खरीफ के मौसम में आप कर रहे हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम लोग ज्वार को हम कई तरह से बोते हैं, एक दाने के लिए बोते हैं और एक चारे के लिए बोते हैं। तो चारे के लिए बोते हैं तो वो सीजन होता है, जैसे अगर हम बो रहे हैं खरीफ में बो रहे हैं, रबी में बो रहे हैं, या हम लोग बो रहे हैं जायद में, तो उसको हम चरी बोलते हैं।
तो उस समय इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप चारे के लिए उगा रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा हरा चारा चाहिए तो नाइट्रोजन देना पड़ता है। लेकिन ग्रेन्स के लिए अगर उगा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसान भाई चाहें तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हैं और 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास अगर देंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रागी है, चीना है, और दूसरा आपका जो कुटकी है, और ये दूसरी जो कोडो मिलेट है, इनके लिए इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इनमें कोई खरपतवार नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही इस तरह के पौधे होते हैं जिन पर खरपतवार का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये बहुत ही सेंसिटिव नहीं होते हैं क्योंकि बहुत हार्डी होते हैं, और हार्डी होने के साथ साथ क्या है कि ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे पाते हैं। और दूसरा क्या है कि इनका मैनेजमेंट भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरीफ के मौसम में अगर इसको बोएंगे तो आपको पानी देने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी। जी, हमारे अगले कॉलर इस वक्त गुरु प्रताप जी मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में ये अनार की खेती कैसी क्या हो सकती है कि नहीं मैम? जी बिल्कुल, डॉक्टर ज्योत्सना क्या बताएंगी? हाँ जी जी हेलो जी, मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर ने पूछा है क्या वहां पर अनार की खेती हो सकती है? मध्य प्रदेश में, हाँ जी, मध्य प्रदेश में भी कई लोग लगाने लगे हैं, और वहां पे भी जहाँ पे भी सॉइल आपका मिट्टी जो है रेतीला मिट्टी है या मिक्स्ड मिट्टी है, थोड़ा काला मिट्टी नहीं होना चाहिए कहीं पे, रेतीला मिट्टी में बहुत अच्छा हो जाता है और मिक्स्ड सॉइल में भी अच्छा ये होता है। और दूसरा जो मौसम है, मौसम आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी कुछ एरियाज में, कुछ इलाकों में लोगों ने अभी लगाना शुरू किया है और थोड़ा अच्छा उनको अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा वहाँ पे एरिया मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर ज्योत्सना एक प्रश्न और आया है संदीप संधू जी का, जिला कैथल से। वो ये पूछते हैं कि मैंने अनार का पौधा लगाया हुआ है, अभी उस पे जो है वो फल आया हुआ है और जितना भी फल है वो सारा फट जाता है, क्या इसका कोई उपाय है और इसका कारण क्या है? जी, तो जो अनार फटने का जो आजकल कारण है कि आपका जो बाहर का तापमान है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तापमान ज्यादा होने की वजह से उसका जो बाहर का छाल होता है वो हार्ड हो जाता है। होता क्या है उसमें, फिर जब अचानक बारिश हो गई या आपने पानी डाला तो वो फट जाता है अंदर से, बाहर से क्योंकि उसका जो छाल है हार्ड है, अंदर से जब पानी डालते हैं तो प्रेशर पड़ता है, वो छाल फट जाता है। एक कारण तो मेन कारण आजकल जो फल फटने का है वो ये है। दूसरा कारण होता है कई बारी आपका डेफिशिएंसी, कमी होती है। जब आपकी कैल्शियम की कमी होती है तब भी आपका ये अनार फटता है। तो अनार आपका अगर ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादातर फट रहा है, वो पानी का ये जो बहुत कमी होने की वजह से अचानक आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उस तरीके से अनार फट रहा है तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई और प्रश्न भी है अनार के उत्पादन से संबंधित या अनार में किसी तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं, या फिर अगर आप मोटे अनाज की या कहें श्री अन्न की खेती के बारे में कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हमने ये जान लिया कि मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन अब अगर बात आती है इनकी खेती करने की तो कौन सा सही समय है? क्या अभी फिलहाल के लिए कोई सही समय है कोई भी श्री अन्न की फसल लगाने का, या कब लगा सकते हैं? देखिए, मोटे अनाज की बात करते हैं, उनकी उन्नत खेती की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे देश में जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती खरीफ के मौसम में होती है। खरीफ का मतलब ये होता है जुलाई में उनकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो इनका जो पीरियड भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ये क्या है कि 3 महीने में पक्का तैयार हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ बाजरे की, बाजरे में क्या है कि आजकल सारी हाइब्रिड आ गई हैं बहुत ज़्यादा, और हाइब्रिड भी है, कंपोजिट भी है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई हाइब्रिड को ज़्यादा लगाते हैं। और इनकी जो बुआई होती है वो हमारे जो मानसून आते हैं उसकी पहली ही बारिश में ये लोग बुआई कर देते हैं। तो पहली बारिश जब आएगी मानसून की तो किसान भाई बिल्कुल अपने लिए बीज तैयार रखते हैं, और जैसी बारिश होती है तो उस समय इनकी बुआई वो कर देते हैं। तो इनका उचित समय जो होता है बुआई का वो होता है जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई का प्रथम सप्ताह।
इनमें अगर बारिश आती है तो आप बुआई कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि मानसून कब आता है। कभी मानसून डिले हो जाता है, कभी मानसून पहले आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इनकी बुआई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि जो ज्वार, बाजरा और चीना है और ये जो कुटकी है, आपका रागी है, इन सब की खेती भी बहुत अच्छी होती है। और ज़्यादातर जो हमारे जो मोटे अनाज होते हैं वो रबी में, खरीफ में बोए जाते हैं और ये 3 महीने में पककर तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारी आजकल किस्में हैं, उन्नत किस्में आ गई हैं जो अच्छा पैदावार दे सकती हैं और कम पानी में, कम पोषक तत्वों में, कम प्रबंधन में वो बहुत ही अच्छा मतलब आपको पैदा दे सकती है और उसका अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर मीणा, आपके लिए भी कुछ प्रश्न जो है वो आए हैं व्हाट्सएप के जरिए, इनको मैं शामिल ज़रूर करना चाहूँगी। ये लिखा है चीनू जी ने यूपी से और उनके 2 प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं। पहला प्रश्न का ये था, इस समय कौन कौन से मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है, आपने बता दिया है। लेकिन इनका दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये पूछते हैं कि मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सरकार की क्या कोई योजना है, तो उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत सारा प्रयास कर रही है कि किसान भाई मोटे अनाज की खेती करें, क्योंकि आजकल तो इनके प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना, उनकी फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं। और हमारे काफ़ी साइंटिस्ट हैं इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है कि बाजरे की जो आटा है या ज्वार का आटा है, रागी का आटा है या और भी दूसरे जो हमारे जो मोटे अनाज हैं उनके आटे से हम क्या बना सकते हैं। जैसे इनको बोलते हैं सुपर फूड। तो आजकल देखो इडली, डोसा और ये सेमी जो भी है, ये सब मतलब बनाना शुरू हो गया है। और प्रोसेस्ड फूड में जैसे आपका शक्करपारा है, ये भी बनाते हैं। बाजरे का जो फ्लोर है, उनकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और अभी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं या काफ़ी स्टार्टअप जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें क्या है कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है। और जो युवा हैं इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप दे रही है। और जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो सभी काफ़ी इंसेंटिव दे रही है कि ये प्रोसेस्ड फूड को हम कैसे प्रमोट करें। और मोटे अनाजों को खेती किसान भाई करेंगे तो उनके जो मार्केटिंग है या उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से बिक जाए, उनकी जो मुनाफा है वो बढ़े। तो इस दिशा में बहुत सारा काम शुरू कर दिया है। और हमारी जो प्रोसेस्ड जो कंपनियाँ हैं, वो फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी शुरू हो गई हैं। अभी स्मॉल स्केल पर है, लेकिन लार्ज स्केल पर भी धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि इनका चलन बढ़ रहा है। जी जी। अब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इसलिए मोटे अनाजों का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है आपके लिए। पूजा जी ने हमें उत्तर प्रदेश जौनपुर से भेजा है। वो ये कहती हैं कि नमस्कार, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ज्वार की कौन सी उन्नत किस्म बताई जा सकती है और भारत सबसे ज़्यादा किस मोटे अनाज का निर्यात करता है? देखिए, निर्यात तो ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन हमारे देश में बाजरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बाजरा जो है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ हद तक इसका एक्सपोर्ट हम करते हैं। ज्वार भी होता है, लेकिन ज्वार का इतना एक्सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन रागी है, उसका एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि रागी का जो और भी यूज़ है वो है मेडिसिनल यूज़ इसका होता है, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका कुछ क्वांटिटी एक्सपोर्ट भी होता है और इसका मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और आपको पता है, जब बाजरा पैदा होता है तो किसान भाई उनको मार्केट में बेचते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री फार्म है, ये सब खुल गए हैं, तो उनके दाने बनाने के लिए भी बाजरे का इस्तेमाल किया जाता है, ज्वार का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का जो प्रोडक्शन है हमारे किसान भाई वहाँ बेच सकते हैं। और जो दूसरे सेकेंडरी जो यूज है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बात रही जो ज्वार की जो वैरायटी है, ज्वार में कई तरह की वैरायटी होती है, उसमें हाइब्रिड भी है, उसमें कंपोजिट भी है। तो जैसे पूर्वी जो यूपी की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ एक्चुअली डेवलप की हुई है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जिसमें CSH है, वो वैरायटी की सीरीज़ होती है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। SH है, वो भी सीरीज़ है, उसकी कोई वैरायटी आप ले सकते हैं। बाकी पूर्वी के लिए हमारे जो वाराणसी हमारे विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी वैरायटियाँ पैदा की हैं। और हमारे IRA ने भी बहुत सारी ज्वार की वैरायटी पैदा की है। और जो दूसरे मिलेट्स के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हैदराबाद है, वहाँ से भी बहुत सारे जो किस्में हैं वो हर एक जोन के लिए, हर एक स्टेट के लिए ये रिकमेंडेड ऑलरेडी की हुई है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त अंकुर जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकुर जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
जी सर, उनसे जो संपर्क जो है वो शायद टूट गया है। यहाँ पे ज्योत्सना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम क्योंकि आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कि अनार में होने वाली समस्याएं, तो अब थोड़ा सा इस विषय पर हम थोड़ा सा जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं। अनार में मुख्यतः कौन कौन सी जो है वो समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके के रोग, कौन कौन से कीट जो है वो लग सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रोगों के बारे में। क्या किसी तरीके के रोग लगता है अनार की फसल के अंदर? जी हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पहले था बैक्टीरियल ब्लाइट, आज भी है, जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट करके तेलिया के नाम से लोग ज्यादा इसको जानते हैं सारी जगह पे। तो ये एक मुख्य रोग है, और सबसे ज्यादा जो आज बढ़ता जा रहा है विल्ट, मर रोग जो लोग कहते हैं, मुरझान रोग। तो ये रोग जो है आज सबसे ज्यादा फैल रहा है, और सारी जगह से मर रोग के लिए, मुरझान रोग के लिए हमको फोन आते हैं। तो ये दोनों है, और उसके अलावा जो फलों के ऊपर स्पॉटिंग आती है, एक सर्कोस्पोरा स्पॉट आता है, एक कोलेटोट्राइकम का स्कैब आता है, इसी तरीके से उसके ऊपर आपका ये अलग अलग तरीके के दाग धब्बे आते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कंसल्टेंट्स हो गए हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और जब कंट्रोल नहीं होता है तब भी लोग करते जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के जितने भी है, सर्कोस्पोरा स्पॉट है, कोलेटोट्राइकम का रॉट आता है, स्कैब आता है, ये सारे हमारे काफी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मुरझान का रोग इस टाइम में है। बिल्कुल, और इसके बारे में और भी आगे आपसे जानकारियां जरूर हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में, और साथ ही बात हो रही है कि अगर आपके अनार के उत्पादन में किसी तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि मोटे अनाज की खेती पर ज़्यादा जानकारियां साझा कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी, जो कि हमें अनार के संबंध में ज़्यादा जानकारियाँ दे रही हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने अनार में बात की रोगों और कीटों के बारे में, तो क्या मोटे अनाज में भी किसी तरीके के रोगों या कीटों का प्रकोप हो सकता है, और अगर है तो उसे पहले से ही अगर रोका जा सके तो क्या कुछ निवारण जो है वो किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, और फसलों की तरह मोटे अनाजों में भी कुछ हानिकारक कीट का प्रकोप देखने को मिला है, और कुछ रोग भी हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट हैं, इनमें कम लगते हैं हानिकारक कीट, और रोग भी इनमें कम आते हैं। लेकिन जैसे मैं बात करूं ज्वार बाजरा की, ये दो मोटे अनाज ऐसे हैं, इनकी खेती लार्ज स्केल पर होती है, और इनमें क्या है कि नई नई वैरायटियां हर साल हम पैदा करते हैं, हाइब्रिड्स आ गई हैं। तो इनमें कुछ हद तक हानिकारक कीट लग सकते हैं, और कुछ रोग भी इसमें आ सकते हैं। जैसे बाजरा है, इसमें कई रोग आ सकते हैं, और ज्वार में भी कई ऐसे हानिकारक रोग हैं, हानिकारक कीट है, जैसे स्टेम बोरर है, उसका प्रकोप हो सकता है। ऐसे ही कभी कभी जैसे बाजरे में स्मट आता है, तो वो बड़ी समस्या होती है कि जो दाना है वो बिल्कुल डेड हो जाता है, उसमें एक तरह से पाउडर फॉर्म में काला पाउडर बन जाता है, तो उसमें किसान भाइयों को बड़ा नुकसान इसमें होता है। तो मैं यही कहूँगा किसान भाइयों को, अगर आपको लगता है कि भाई बाजरे में बार बार कोई हानिकारक कीट का प्रकोप हो रहा है या उसमें कोई रोग लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले बात तो यह है कि आपको अपना जो बीज है जो मार्केट से लाते हैं, या तो वो उपचारित पहले से होगा, अगर उपचारित नहीं है तो आप बीज का उपचार ज़रूर करें। और उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बीज का जो उपचार करने का तरीका होता है, पहले उसका हम यूज़ करेंगे
फंजीसाइड, यानी कि उसमें यूज करेंगे फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे, जिसमें होती है कार्बेंडिज्म जी, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा होती है वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम डालते हैं। ठीक। दूसरा क्या होता है कि इसमें हानिकारक कीट रोकने के लिए हमें कोई कीटनाशी का प्रयोग हमें करना होता है, तो उसकी भी मात्रा 4 से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम डालते हैं। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त राकेश जी शिमला से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मेरा एक सवाल है, जैसे काउनी है, जैसे चीना है, ये हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती हो सकती है? ठीक है, कोई और प्रश्न भी है आपका? और ये जैसे ज्वार है, अगर ज्वार और ये क्या बोलते हैं कोदा है या चीना काउनी, अगर इसमें हिमाचल में अगर हम खेती करना चाहे तो उसमें कौन सी मात्रा, कौन सा बीज हमें ठीक है, तो मोटे अनाज की खेती से संबंधित ही जो है वो आपका प्रश्न है। जी डॉक्टर मीना क्या बहुत बताएंगे? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हिमाचल में बिल्कुल हम कर सकते हैं, और विशेषकर जो कांगनी है, सांवा है, इनकी खेती बहुत अच्छी हो सकती है और होती भी है, काफ़ी लोग किसान भाई करते भी हैं। और रही बात ज्वार बाजरा की, तो बाजरा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्वार आपके यहाँ पे हो सकती है। और इसमें और भी छोटे अनाज और भी, छोटे मोटे अनाज और भी हैं जिनकी खेती वहाँ की जा सकती है। लेकिन कांगनी और चीना और आपका जो ये सांवा है, सांवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्चुअली मिलेट होता है, जो कि बिना पानी के, कम पानी में, बिना कुछ डाले वो अच्छा पैदा होता है। हम लोग ज़्यादातर सांवा को हम बोलते हैं वीड बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो वीड नहीं, एक्चुअली वो भी एक क्रॉप है। अगर आप चाहें तो उसको क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं। और आपको पता है कि जो सांवा है उसकी जो खीर है वो बहुत अच्छी टेस्टी होती है, और उसका जो बीज है वो अच्छी मात्रा में, अच्छी एक मूल्य पे बिकता है, और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होती है। तो इसलिए हिमाचल में भी आप चाहें तो सांवा लगा सकते हैं, कांगनी में लगा सकते हैं। और कांगनी को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हमारे जो पेट का डाइजेशन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये जो चीना है, इसका भी आप खेती आप कर सकते हैं, ये हो सकती है, दोनों खेती हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर ज्योत्सना का। डॉक्टर ज्योत्सना, अब आप क्या बताएंगे, और किस तरीके की समस्याएं, रोग हमने जान लिए, किस तरीके के कीट जो है वो लग सकते हैं अनार की फसल के अंदर, और कैसे उनकी रोकथाम की जा सकती है? और एक तो निमेटोड का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि जहां भी देखो तो आज निमेटोड सारी जगह मिल रहा है। उसके अलावा शॉर्ट होल बोरर, एक शॉर्ट होल बोरर होता है जो स्टेम में छेद कर देता है और अंदर जाता है और उसका बूरा गिरता है नीचे। उसके अलावा मीली बग्स वगैरह आते हैं, आपके ये रेड माइट्स आते हैं, आपका फ्रूट सकिंग मॉथ आता है, वो रात को आता है, जूस पी के चला जाता है, छेद करता है, वहां से सारा फल खराब होता है। थ्रिप्स फल की क्वालिटी को खराब करते हैं। बाहर से वो जिस जगह पे थ्रिप्स जूस पीते हैं वो जगह सारा भूरा भूरा दिखना शुरू हो जाता है। एफिड्स, सर्दी वाली जगहों पे एफिड ज्यादा आता है, गर्म जगहों पे थ्रिप्स ज्यादा आता है। इसी तरीके से एक जैसे शॉर्ट होल बोरर होता है, एक स्टेम बोरर होता है जो मोटा छेद करता है और वो भी अंदर जाता है। तो ये सारे कारण जो है हमारे कीड़ों के हैं। इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग कहते हैं जिसमें ना कि फंगस है ना बैक्टीरिया है, ये है इंसेक्ट है। उसके अलावा जो एबायोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एबायोटिक प्रॉब्लम्स हम कहते हैं जिसमें कि मेन वो कारण वो नहीं था, जिसमें एक फल फटने का कारण है। एक कभी कभी क्या होता है, लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे जब करते हैं तो वो पीएच नहीं देखते हैं, कई बार 2-3 केमिकल्स मिला देते हैं। वो मिलाने की वजह से क्या होता है कि फल के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं और वो उसको बीमारी समझने लगते हैं। पीएच नहीं देखते हैं, सॉल्यूशन का जो स्प्रे करते हैं पीएच नहीं देखते हैं, उसकी वजह से भी दाग धब्बे आ जाते हैं। जब पीएच बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, वो 6 के नीचे चला गया, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, पूरा छाल का ऊपर से अलग अलग दाग धब्बे पड़ जाते हैं। एक और होता है जो हम लोग कहते हैं अंदर से दाने का, बाहर से फल अच्छा दिख रहा है, जब आप खोलेंगे तो दाने काले दिख रहे हैं। ये कई बारी एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आया है, लोगों ने कंप्लेन करी है कि फल अच्छा था पर अंदर से काले। तो ये हम लोग का क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर्स वगैरह भी होते हैं उसकी वजह से भी अंदर के दाने काले हो जाते हैं। और कई बारी फार्मर्स क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करना है पर रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो फलों को हार्वेस्ट नहीं करते, वो सोचते थोड़े दिन बाद करेंगे। पर अनार का क्या है, जब एक बारी अनार तैयार हो गया है तो आपको
उस टाइम हार्वेस्ट कर लेना है। अगर आप उसको 10-12 दिन से ज्यादा उसको रखोगे पेड़ के ऊपर, वो बाद में नहीं पकता है, वो वहीं पेड़ पे पकता है। तो ज्यादा रखने की वजह से अनार के अंदर से दाने खराब होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए आपके लिए प्रश्न आया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो नहीं लिखा है। सवाल ये है कि मुझे पता करना है, अगर अनार के पौधों की पत्तियां मुड़ने लगे तो क्या करना चाहिए, जिसे हम मरोड़िया बोलते हैं। और दूसरा ये कि अनार के पौधे में फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर फूल गिर जाते हैं, इसके लिए क्या करें? जी, तो एक तो जो ये पत्ते मुड़ने की बात कर रहे हैं, शायद जो ये बात कर रहे हैं, एक तो कारण इसका वही थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स जो जूस पीता है, तो ये नए नए जब नए पत्ते आते हैं उसके ऊपर अटैक करता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, हमने पूरा हमारे एनआरसीपी के वेबसाइट पे पूरा शुरू से लेके जब पूरे साल भर का, जब आपने बाहर पकड़ा है तब से लेके हार्वेस्टिंग तक क्या करना है, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करना है, तो हम लोग ने थ्रिप्स के स्प्रेज बताए हैं कि स्पिनोसेड है, स्पिनोट्रम है, तो अलग अलग तरीके के और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आप स्प्रे कर सकते हैं बारी बारी से 10-10 दिन के इंटरवल पे, ताकि आपके जब न्यू ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर ये थ्रिप्स जैसे कीड़े अटैक ना करें, तो वो मुड़ने की समस्या नहीं आती है। तो मेन कारण मुड़ने का ये होता है। और दूसरा आपने क्या प्रश्न और बोला था? जी, दूसरा प्रश्न का ये है कि फूल तो अनार के पौधे में बहुत आते हैं लेकिन फूल जो है वो गिर जाते हैं। जी, तो फूल गिरने के कारण भी बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है कि फूल आ गए, उसपे 3 तरीके के फूल होते हैं। एक तरीके का फूल है जो गिरता है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर फूल बाकी गिर रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपने उसमें ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, हम लोग प्लानोफिक्स करके होता है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, उसका स्प्रे करने को बोलते हैं। कभी कभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उसमें किसी चीज की कमी है, तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे करने के लिए भी हम बोलते हैं। और उसके अलावा जो ये जो फूल गिरने का कारण है, जब दिन मैंने जैसे कि बताया कि आपका एकदम से बारिश आ गया, ज्यादा पानी आपने दे दिया तो भी फूल गिरते हैं, क्योंकि ये जो अनार है कम पानी का क्रॉप है, तो तब भी गिरेंगे अगर आपने इस पे पानी ज्यादा दे दिया। हमारे अगले कॉलर सत्य प्रकाश जी नू हरियाणा से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, सत्य प्रकाश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी सवाल पूछिए। ये सवाल है जी, अनार बो रखे हैं, वो क्या फट जाते हैं अनार अपने आप? ठीक है, और कब से आ रही है ये समस्या? ये समस्या अभी आ रही है, 1 महीने से आ रही है जी। महीना भर से आ रही है जी। डॉक्टर ज्योत्सना, वही समस्या जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हरियाणा में भी यही समस्या देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने से कि जो फल है वो फट जाता है। एक बार फिर से बता दें आप कारण। हाँ, तो फल फटने का मैंने जैसे बताया कि आजकल जो हरियाणा में जैसे है कि रात को टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, दिन को ज्यादा होता है, तो इन कंडीशंस में भी अनार का फल फटता है। तो इसमें बेस्ट होता है, एक तो आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे दे सकते हैं, जो कि 5 ग्राम 100 लीटर में आप डाल के स्प्रे ले सकते हैं। दूसरा ये है कि पानी रात को दीजिए, इरिगेशन जो है रात को करिए। रात को पानी देने से क्या होता है कि उसकी जो ऑर्चर्ड की नमी होती है, वहां का मॉइस्चर होता है आपका उसमें, तो वो उसकी अच्छी रहने की ज्यादा होने की वजह से आपका फल का जो छाल है वो हार्ड नहीं होगा, तो वो फटेगा नहीं। दिन में पानी मत दीजिए, रात को पानी दीजिए, ये एक अच्छा होता है सर्दी वाले मौसम में भी और इन मौसम में भी। तो आजकल क्योंकि यहाँ पे तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में दिन और रात का टेम्परेचर दोनों ज्यादा है, तो वहां पे भी अगर टेम्परेचर ज्यादा भी है तो भी, और रात को कम है और दिन को ज्यादा है तो भी फल फटने के चांसेस होते हैं कि हार्ड हो जाता है। तो जीए से क्या होता है, बाहर की छाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि आप स्प्रे ले सकते हैं बोरिक एसिड, बोरॉन का, जिंक सल्फेट का, इन दोनों को आप स्प्रे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर मीणा, अब आपका यहाँ पर हम रुक करेंगे और जानेंगे मोटे अनाज के बारे में कुछ और बातें। अगर हम बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो कितनी ज़रूरत होती है मोटे अनाज को पानी की? देखिए, वैसे तो मोटे अनाज को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम क्योंकि ज़्यादातर तो उसको हम खरीफ में उगाते हैं, तो खरीफ में मोस्टली क्या है कि बारिश आई जाती है, मानसून जब आते हैं तो बारिश होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ड्राई स्पेल आ जाता है, ड्राउट आ जाता है, तो 15 दिन 20 दिन बारिश नहीं होती है। तो उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि कोई हल्की सिंचाई की अगर प्रबंध हो जाता है
तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको हर एक समय हर एक उसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ स्टेज होती है, कुछ क्रांति की अवस्था होती है, तब इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरू में जैसे मैं बता रहा था कि 20 से 25 दिन में इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे तो खरीफ में बारिश हो जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अलग से आप कर सकते हैं। और उसके लिए आप चाहे तो जो बारिश जो पानी का आपका जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करके पाउंड में वो रख सकते हैं और उसको हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये मोटा अनाज जो खेती कर रहे हैं हम लोग जायद में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारी वैरायटी है बाजरे की जो कि गुजरात में बोई जाती है, कुछ हिस्से छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ राजस्थान में भी ऐसी जगह है जहाँ पे कि इनकी जो बुआई है वो हम लोग रबी में करते हैं। जो रबी में उनकी बुआई कर देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है वहाँ भी रबी की बुआई करते हैं, तो वो सीड प्रोसेसिंग के लिए भी करते हैं। तो रबी में अगर करेंगे, रबी में करेंगे या जायद में करेंगे तो आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इन दोनों सीजन में उगाते हैं फसलों को, तो हमको 15 दिन के आसपास, 10 दिन के आसपास इस इंटरवल में पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पानी की जो मात्रा है वो कम देनी चाहिए और सिंचाई बार बार करनी चाहिए, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कम होना चाहिए। लेकिन खरीफ में तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगर बाई चांस जरूरत पड़ेगी तो आप एक सिंचाई कर सकते हैं, जो कि आप 4 पाउंड से आप पानी ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में और उसके साथ ही जान समझ रहे हैं कि अगर अनार के फल के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाती है तो कैसे उसका निवारण किया जाए। हमारे अगले कॉलर परवीर दत्ता जी जो है वो मौजूद हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, उनका सवाल पूछते हैं। हेलो मैम। प्रवीर दत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नवागढ़ छत्तीसगढ़ से आपने हमें फोन किया है। जी प्रवीर दत्त दुबे नवागढ़ से बोल रहा था मैं। जी बताएं। जी मेरा प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ में रागी की खेती कैसी होगी? ठीक है जी, डॉक्टर मीणा। हाँ बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में हाँ जी रागी की खेती किस प्रकार से की जा सकती है? जी देखिए, जो रागी है उसको हम लोग फिंगर मिलेट बोलते हैं और उसको मंडवाई बोलते हैं। और एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में इनकी खेती बहुत अच्छी तरह से की जाती है, पहले से की जाती है। तो रागी की जो खेती है वो छत्तीसगढ़ में अच्छे से की जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहली बात तो आपको बीज की व्यवस्था करनी होगी। एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी स्तर का बीज आपको लेना होगा। साथ साथ क्या होगा कि अगर रागी का आप ज़्यादा लंबे एरिया में करना चाहते हैं, बड़े एरिया में अगर खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खेती की तैयारी भी अच्छे से करनी पड़ेगी। और साथ साथ क्या है कि इसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, बिना मिट्टी की जांच कराए हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि उनकी कमी के रहते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई क्या सोचते हैं कि सिर्फ चावल या गेहूं को उगाएं तभी हम लोग मिट्टी की जांच करवाएं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी फसल लीजिए, चाहे वो मोटे अनाज की हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे कोई दूसरा अनाज हो, कोई भी अगर आप खेती करेंगे खेत में तो आपके फील्ड का भूमि का जो मिट्टी है उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी कमी होती है, जिससे क्या है कि रागी अच्छे से पैदा नहीं होती है। तो मैं ये कहूँगा किसान भाइयों को कि सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि एक अच्छे जगह से बीज लें। तो बीज आप एक तो क्या है कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ के जो KVKs होते हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं आप।
और रायपुर में भी आप जा सकते हैं, जबलपुर में भी जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ केवीके होते हैं, उनमें यहाँ इनका बीज पैदा होता है। दूसरा क्या है कि हमारे जो एनएससी के काउंटर होते हैं वहाँ भी आप इनका बीज आप ले सकते हैं। और हमारे कुछ आईसीआर के इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे हैं, रायपुर में भी हैं और भी जगह हैं, वहाँ से भी आप संपर्क करके और आप अच्छी क्वालिटी के बीज आप ले सकते हैं। तो पहले बीज की व्यवस्था करें, उसके बाद मिट्टी जांच करवाएं, उसके बाद खेत की बुआई करें और इसकी जो क्वांटिटी है बीज की वो करीब 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। बाकी और जो आप सलाह लेना चाहते हैं तो केवीके में जाकर के आप किसी विशेषज्ञ से सलाह के और खेती आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर ज्योत्सना का। डॉक्टर ज्योत्सना, अब आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी, हमने रोगों की बात कर ली, कीटों की बात कर ली, लेकिन अगर कोई आगे आने वाले समय में अनार का उत्पादन करना चाहता है तो कब इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और संक्षेप में जानेंगे कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो जो लोग अनार लगाना चाहते हैं तो वो अपना सॉइल वगैरह जो है उनका वहाँ का मौसम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लगाना है तो वो अच्छा रहेगा कि वो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनसे डिस्कस कर लें कि क्या क्या, और या आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लगाया जा रहा है अनार तो लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग कराना है। सॉइल टेस्टिंग में आपका क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है, उस हिसाब से उसमें चीज़ें डाली जाती है। और उसके अलावा कि आपको फिर जब पौधे लगाने हैं तो आपको हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल बहुत जरूरी, क्योंकि जो मैंने रोग बताया आपको, बैक्टीरियल ब्लाइट, विल्ट, निमेटोड, ये अक्सर अगर आपने अच्छा प्लांटिंग मटेरियल नहीं लिया है तो उनके साथ आप लेकर आ सकते हैं। तो ये ऐसी नर्सरी से लेना है जहाँ पे ये रोग ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और हमारे वेबसाइट पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि पहले साल से लेके आगे हार्वेस्ट, मतलब जब 4, 5, 6 साल भी हो जाते हैं, 5 साल तक, तो क्या क्या डालना है, क्या क्या ध्यान रखना है, पूरा फर्टिलाइजर का शेड्यूल मिल जाएगा आपको। स्प्रे का क्या क्या करना है, कब कब करना है, वो भी मिल जाएगा आपको। और नहीं तो आप डायरेक्टली चाहे मेरे से या और भी साइंटिस्ट हैं उनसे बात करके अच्छी तरीके से फिर आगे शुरू कर सकते हैं। पर कई बार देखा गया है, लोग में एक दूसरे को देखते हुए बिना समझे अनार लगा देते हैं और सब बीमारी से जब चला जाता है तब वो बात करते हैं। तो बेहतर है पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। यहाँ पे हमारे अनार अनुसंधान केंद्र में फार्मर्स के लिए 4 दिन का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें सब कुछ बताया जाता है, शुरू से लगाने से लेके बाद में हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद भी जो फ्रूट्स होते हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप बेचने के लिए, उन सब चीजों पे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। बिल्कुल। तो ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और अनार से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा की, हमारे किसान भाइयों बहनों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक चीज और चाहूंगी। जी। हेलो। जी जी जी। कि आप जो किसानों ने प्रश्न पूछे थे, आप फोन नंबर उनको मेरा दे सकते हैं, डिटेल में वो बात कर लें अपने प्रॉब्लम्स का, मैं पूरा समाधान दे दूंगी। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ज्योत्सना जी एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और इतना अहम समय आपने अपना दिया, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, अब आपके के पास आते हैं। अब आपसे मैं यहाँ पर चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर ज्योत्सना जी से ट्रेनिंग की भी बात हो रही थी, तो अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग लेना चाहता है मोटे अनाज के बारे में, तो वो कहाँ जा सकते हैं, किन से मिल सकते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग के लिए तो हमारे केवीकेज हैं, हमारे आईसीआर के केवीकेज हैं, और बाकी जो यूनिवर्सिटी के केवीकेज है वो पूरे देश में हैं, और करीब 731 केवीके इस पर काम कर रहे हैं। तो केवीके से आप सलाह लेकर के कहीं भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, और खेती से लेकर के उसका जो प्रोडक्ट से लेकर के मार्केटिंग, प्रोसेस फूड की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो मोटे अनाज की खेती को ज़्यादा तवज्जो देवे, और क्योंकि स्वस्थ अगर खाना आपको मिलना है, पौष्टिक आहार आपको लेना है, तो आपको ये जो मोटे अनाज हैं इनका उगाना चाहिए। चाहे भले आप उसको एज इंटरक्रॉपिंग उगाए, चाहे किसी और फसल के साथ उगाए, अगर सिंगल नहीं कर पाते हैं तो और कोई फसल के साथ उगा सकते हैं, लेकिन इसको जरूर उगाएं, और खरीफ में भी उगाएं, रबी में उगाएं और जायद में भी उगाएं। जितना हो सके आप इसका खेती करें, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो अनाज है वो ज़्यादा पैदा होगा। दूसरी बात है कि आपका जो उसका जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मोटे अनाजों को ज़रूर उगाइए, क्योंकि भारत सरकार और पूरे वर्ल्ड में जो हम लोग 2023 को हमने बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय ईयर बनाया है, तो उसको हम भूलेंगे नहीं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मोटा अनाज खेती का बढ़ावा देंगे। और इनसे जो प्रोसेस्ड जो फूड बनते हैं, जैसे पास्ता है, इडली है, डोसा है, और जैसे सेमिया है,
ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, पास्ता भी बनता है, बिस्किट्स और भी बिस्किट भी बनते हैं। बनते हैं, शक्करपारा बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इनसे बनते हैं। अगर आप लोग पैदा करेंगे तो इनके ज़रूर उनको स्टार्टअप या फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, और खुलेंगी तो डेफिनेटली सबको एक बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, जिससे क्या है कि जो बीमारियां आज हम देखने को मिल रही है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें कुछ खाने में चेंज करना होगा। तो उसमें मोटे अनाजों का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम दालों का भी इसमें समावेश कर सकते हैं। दालों के साथ हम इनको उगा सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो पैदावार है वो अच्छी होगी। और अब जो बैलेंस फूड की बात करते हैं, तो जब हम दाल, मोटे अनाज और सीरियल उगाएंगे तभी हम लोग बैलेंस डाइट खा सकते हैं। तो इन सब का ध्यान में आप रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है पर इकाई वो ज़्यादा होगा और आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम करेंगे, यानी कि जो फसल का विविधीकरण करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और उसमें घाटा कम होगा, उसमें कभी कोई रोग या हानिकारक कीटों का भी ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप फसलों का विविधीकरण करें और फसल उगाएं और ज़्यादा पैदावार करें और ज़्यादा मुनाफा कर लें। बिल्कुल। और इसके साथ डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इतना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने भी साझा की अपने विषय से संबंधित हमारे दर्शकों से, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको भी। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से आप कर सकते हैं मोटे अनाज की खेती, और साथ ही साथ ये भी जाना कि अगर अनार की फसल में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। अब आइए आपको हम बता दें कि अगली बार हम अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में किन विषयों पर जानकारियाँ हासिल करेंगे। हम बात करेंगे बसंतकालीन मक्का की खेती के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी बांस की खेती की। पहले से ही अगर अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप जो है वो नोट कर सकते हैं, 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इस पर भी आप अपने प्रश्न सीधे लिखवा सकते हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ जाकर आप एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम को देखकर तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज